पनुन कश्मीर ने फिर दी केंद्र सरकार को सलाह, पर्यटन से नहीं दी जा सकती आतंकवाद को मात। आतंकवादग्रस्त इलाकों का विकास भी नहीं कारगर। संयुक्त राष्ट्र पर फूटा पीओजे के रिफ्यूजियों का गुस्सा, विस्थापन के बाद से ही अंधेरे में रखने का लगा आरोप। 17 लाख रिफ्यूजियों के पुनर्वास की फिर उठाई मांग। सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर बिफरे पूर्व मंत्री, अंतिम छोर के किसानों को प्रताड़ित करने का आरोप। प्रशासन के अधिकारियों के निकम्मेपन को लगाई लताड़। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कश्मीरी पंडितों के संगठन पनुन कश्मीर ने आतंकवाद के प्रति सरकार की नीतियों पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगाए हैं। पनुन कश्मीर का कहना है कि आतंकवाद को पर्यटन या फिर विकास से शिकस्त नहीं दी जा सकती और सरकार को ये सच्चाई गांठ बांध लेनी चाहिए। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पनुन कश्मीर के प्रधान डॉक्टर अश्विनी चरंगू ने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान उन इलाकों के विकास की ओर ज्यादा केंद्रित है जहां आतंकवाद ज्यादा है। जिन इलाकों में शांति है उन इलाकों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का लक्ष्य हिंदू नरसंहारों पर आधारित हिंसा है और जब तक सरकार ये नहीं समझती तब तक आतंकवाद को मिटाने के लिए बनाई गई कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती। इसका जो आइडियोलॉजिकल जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, इसका जो पॉलिटिकल सपोर्ट, ये बहुत बृहद है। उस सबका संज्ञान लेके आप बात करें। आज रिफ्यूजी डे के दिन हम भारत सरकार से डिमांड करते हैं कि वो अपनी टेररिज्म को लेके जो पॉलिसी है उसको चेंज करें और हम उनको कहना चाहते हैं कि टेररिज्म को टूरिज्म से कभी डिफीट नहीं किया गया, न टेररिज्म को डेवलपमेंट से डिफीट किया गया। खासतौर से वो डेवलपमेंट जो एक किस्म से एक अपीजमेंट है उन एरियाज की जहां पे टेररिज्म ग्रो करता है। भारत सरकार की सारी डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो फोकस्ड है उन एरियाज में जहां से टेररिज्म ग्रो किया हुआ है। जिन एरियाज में पीस है वहां पे आप देखेंगे वो उनके साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। ये बात कहते हुए मैं उनसे भारत सरकार से ये कहना चाहता हूं कि भाई आप देख लीजिए, ये टेररिज्म जो है, इस टेररिज्म की जड़ें डीप हैं। इसका जो आइडियोलॉजिकल जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, इसका जो पॉलिटिकल सपोर्ट, ये बहुत बृहद है। उस सबका संज्ञान लेके आप बात करें और इस टेररिज्म का प्राइम टारगेट हिंदू है, हिंदू जीनोसाइडल वायलेंस है। जब तक ना इस बात को वो समझे तब तक आप टेररिज्म के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते। पीओजे के रिफ्यूजियों ने जम्मू में आज एसओएस इंटरनेशनल के बैनर तले प्रदर्शन कर संयुक्त राष्ट्र पर उनकी सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। रिफ्यूजी दिवस पर किए गए इस प्रदर्शन में एसओएस इंटरनेशनल ने आरोप लगाया कि आज 7 दशकों से अधिक का समय बीतने के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र उनके लिए न तो कोई प्रस्ताव ला सका है और न ही उनकी मांगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष उठा पाया है। रिफ्यूजी दिवस तब तक सार्थक साबित नहीं हो सकता जब तक करीबन 17 लाख पीओजे के रिफ्यूजियों का पुनर्वास पूरी तरह से नहीं होता। बड़े दुख की बात यह है कि जो लोग वहां से उजड़े थे उनमें से 2-4% लोग जो हैं अपनी मेहनत से खड़े हो गए होंगे, लेकिन 90% से भी ज्यादा जनता ऐसी है जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे है और बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा होता है। तो आज हम इस रिफ्यूजी दिवस पर खास तौर पर ये कहने जा रहे हैं, 1945 में यूनाइटेड नेशन बना और 1947 में हम घर से आ गए। अब इतना पुराना यूनाइटेड नेशन 75 सालों तक हमारे लिए बात नहीं कर सका, कोई प्रस्ताव नहीं ला सका, तो इस दिन का अर्थ क्या है? इसलिए हमने आज यहाँ इकट्ठे होकर सारी बिरादरी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि रिफ्यूजी डे जो है ये तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक मेरे 12 लाख लोग जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और 5 लाख लोग जो जम्मू कश्मीर से बाहर अन्य राज्यों में रहते हैं उनका पुनर्वास पूरी तरह से नहीं हो जाता।
पूर्व मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता व पेशे से किसान सुखनंदन चौधरी ने सिंचाई विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उस पर किसान वर्ग को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सुखनंदन चौधरी का आरोप है कि निजाम के कुछ अधिकारियों की वजह से नहरों का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पा रहा और ऐसे अधिकारी किसान वर्ग की बेबसी से भी वाकिफ नहीं है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इस महकमे का मंत्री रहते हुए उन्होंने अंतिम छोर तक नहरों का पानी पहुंचाया था, लेकिन आज आलम यह है कि प्रशासन के अधिकारियों की अनदेखी की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। क्योंकि मिमी इस 1 साल इस महकमे का मंत्री रहे हैं कि पानी ला सक रहे हैं, सारा पानी पुजाया अब्दुल्लीए पानी पुजिया नवे शहर सारा पानी पुजिया थले भूमे कलास ग्रां हरिपुर को अगे पौंदा है घराने के कोल जी है उत्थे पानी पुजिया रामगढ़ पानी पुजिया रामगढ़ तक जेरड़ा पानी पुजिया चंगीया लास्ट पौंदा चानना ग्रां पौंदा है उत्थे पानी पुजिया चाने के तिरेवे के लगी निकोवाल पानी पुजिया कितने पुजिया पानी अज क्यों नहीं। अज कारण यह है कि अस लोग बाहर नहीं निकलते। अस लोग मीन के जी सारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बाहर निकले तो उनके पिछे पिछे एक्शन भी जाता दौड़ता, उनके पिछे चीफ इंजीनियर भी जाता दौड़ता और उनके पिछे जेई भी दौड़ता। और यह मेन कारण यह है कि कौन पिछड़ा जेई को लगेगा जी त्रेवे का जेई पंचायत त्रेवा पंचायत चंगीया आई जी इस जेई को जेई कुत्ते बैठता कनाल रोड जेई लगेगा मढ़ तो बैठता कुत्ते जी कनाल रोड जेई कुत्ते लगेगा जी उसे खौड़ बैठता कुत्ते जी अखनूर यानी ऐसे कुत्ते बैठते अपने हैडकुआटर उपर तहसीलदार कुत्ते बैठते उत्थे लेकिन जेई लोग कुत्ते बैठते इतने। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने सुरनकोट के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान राज्यसभा सांसद ने केंद्र सरकार के 9 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड लोगों के समक्ष रखा। उन्होंने स्टेडियम के अलावा उपजिला अस्पताल का दौरा कर वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा की और इसी दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने मोदी सरकार की 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस 9 साल में करा है लोगों तक ग्राउंड पे पहुंचा है कि नहीं, फर्स्ट टाइम हम फीडबैक लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं, बड़ी जनसभा भी हम करते हैं और वर्कर से इंटेलेक्चुअल से डॉक्टर से इंजीनियर से गाँव के जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनसे हम फीडबैक लेते हैं फर्स्ट टाइम कि जो भी स्कीम्स हैं खासकर सोशल वेलफेयर की हैं, स्पोर्ट्स की हैं, बच्चों के रिलेटेड हैं, किसान की है, महिलाओं की हैं और सैनिटेशन के हैं, स्वच्छता के जो भी काम हुए हैं, हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी है, टूरिज्म है, स्टार्टअप स्टैंडअप है, इस तरह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं। जल जीवन मिशन में जन भागीदारी को बढ़ाने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इस मिशन का उद्देश्य लोगों तक पहुंचाने के लिए राजौरी में आज जल जीवन मिशन प्रचार रथ की शुरुआत की गई, जिसे जिले की डीसी विकास कुंडल ने विभिन्न जगहों के लिए रवाना किया। ये प्रचार रथ जिले के कई इलाकों में जाकर इस मिशन के बारे में लोगों का ज्ञान बढ़ाएगा और इस रथ की रवानगी के अवसर पर डीसी और बीडीसी सदस्यों के अलावा पंच, सरपंच व जल शक्ति विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जीवन मिशन जो है उसका नाम है जेजेएम मिशन की तौर से हमें उसमें काम करना है। जन भागीदारी जो है जेजेएम का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जितनी स्कीम से बननी है सारी की सारी जो है अल्टीमेटली सरपंचेस पंचेस लोकल के हाथ में देनी है, तो इसलिए हमें इनके बारे में लोगों के बीच में एक मैसेज देना है। आज हमारी यही कोशिश है कि जेजेएम जो है डिस्ट्रिक्ट में अच्छे तरीके से चले। डिस्ट्रिक्ट में 393 स्कीम्स हैं और उसमें कम से कम जितनी 80% 99% स्कीम स्टैंडर्ड आउट है, 99% स्कीम्स पे अलॉटमेंट हो गया और 60% स्कीम्स पे काम शुरू है। आप देख रहे होंगे हर जगह पे, आप भी किसी गांव से आते होंगे उसमें काम जेजेएम का शुरू हुआ है। ऐसी ऐसी पंचायत जिनमें आज़ादी के बाद कभी पानी नहीं आया, जैसे वो केरी की पंचायत थी, यहाँ पे लोग घोड़ों के साथ पानी लेके जाते थे, उनमें भी जेजेएम की स्कीम आज चल रही है। इसके अलावा जितने भी दीगर इलाके थे, चाहे वो खास के हों, चाहे वो थाना मंडी के हों, चाहे वो मंजाकोट के हों, सब जगह पे पानी जो है जेजेएम की तरफ से पहुंच रहा है। कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं, यहाँ नौशहरा में यहाँ पे
बोरिंग की प्रॉब्लम आ रही है, पानी नहीं सामने आ रहा है, सोर्स नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ऊपर के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो कोटरंका है, हर जगह पे है, यहाँ पर ग्रेविटी की स्कीम्स हैं, वो चल के तैयार हो रही हैं। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बाबा चमल्याल के देवस्थान पर 22 जून को आयोजित होने वाले मेले की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मेले को सफल बनाने के लिए जिला सांबा और जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग दिन रात एक कर रहा है। ये दृश्य उस देवस्थान के हैं जहां चर्म रोग से ग्रस्त लोग ठीक हो जाते हैं। इस देवस्थान की मिट्टी और पानी में इतनी शक्ति है कि इसे लगाने से चर्म रोग से ग्रस्त व्यक्ति ठीक हो जाता है। यहाँ की मिट्टी को शक्कर और पानी को शरबत के नाम से जाना जाता है। इस बाबा चमल्याल के पवित्र स्थान पे जो भी चर्म रोग के कोई भी आदमी हो, उसको चर्म रोग का इलाज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो यहाँ पे जो बाबा की शक्कर है वो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को पानी से लेप करके वो लगानी पड़ती है और वो मैक्सिमम यहाँ पे ठीक होकर जाते हैं। जिनको डॉक्टर ने बता दिया होगा आप ठीक नहीं होंगे, यहाँ बिल्कुल ठीक होकर जाते हैं। को 8-10 साल से ये स्किन की प्रॉब्लम है, बहुत इलाज कराया, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। मेरे को किसी फ्रेंड ने बताया कि वहाँ चले जाओ, चंबयाल में बाबा जी की बहुत शक्तिशाली जगह है, वहाँ पे आप जाओगे ठीक हो जाओगे। मेरे पापा के दोस्त ने बताया था कि यहाँ पे ना जम्मू में एक जगह है बाबा चमल्याल की, तो यहाँ पे आके देखो बहुत फर्क पड़ता है। तो हम अब 11 दिन के लिए आए हैं, 7-8 दिन हो चुके हैं हमारे। ये अलौकिक देवस्थान बाबा दिलीप सिंह मन्हास का है। जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित इस देवस्थान को लेकर भारत और पाकिस्तान के लोगों में भारी आस्था है। हर वर्ष जून के महीने में इस देवस्थान पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 22 जून को इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां 1 जून से ही चल रही हैं। देवस्थान पर साफ सफाई और रंग रोगन का काम जोरों पर चल रहा है। बाबा का मेला इस बार 22 जून को है और तैयारियां मतलब 1 जून से स्टार्ट हो रखी हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और सफेदी वगैरह यहाँ पे हो रखी है, काम चल भी रहा है, फिर लंगर का भी काम चल रहा है, मतलब भंडारे के लिए भी पूरी तैयारियां चल रही हैं। तो उसके लिए मतलब काफ़ी जोर शोर से हमारे जो यहाँ से यहाँ के नौजवान हैं, औरतें हैं, पूरा मतलब साथ दे रहे हैं बाबा जी का। आधिकारिक तौर पर ये मेला 1 दिवसीय होता है, लेकिन बाबा चमल्याल कमेटी के चेयरमैन बिल्लू चौधरी के मुताबिक ये मेला यहाँ पर 10 दिनों तक चलता है और पाकिस्तान में ये मेला 8 दिनों तक चलता है। वहीं चमल्याल में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और हमारा मेला एक दिन तो चलो ऑफिशियली मेला 1 दिन लगता है, लेकिन ऐसे हमारा मेला भी अभी 8-10 दिन का मेला बन गया है कि रौनक आप लोग देख ही रहे हो, यहाँ रौनक लगी हुई है। इसी तरह हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी उनका 8 दिन मेला लगता है, तो उनका भी मेला वहाँ पे लगा हुआ है। मेले के पहले दिन बाबा चमल्याल देवस्थान से पाकिस्तान को शक्कर और शरबत उपलब्ध करवाया जाता था और दूसरे दिन पाकिस्तान के रेंजर बाबा की मजार पर चादर चढ़ाते थे। लेकिन दोनों देशों के संबंधों में आई खटास के बाद ये परंपरा बंद हो चुकी है। होता था कि मतलब जैसे हमारा कल मेला है, आज हम उनकी एक ट्राली शक्कर और एक टैंकर पानी का भर के बॉर्डर पे छोड़ देते थे। और जैसे कल मेला वो सुबह 10-11 बजे आते हैं और हमें मतलब बॉर्डर पे दे देते। BSF के जो भी मतलब CO वगैरह रैंक के होते थे, उनको चादर देते थे और अपनी शक्कर और जल लेके चले जाते थे। स्थानीय प्रशासन, पर्यटन विभाग और बाबा चमल्याल कमेटी मेले को सफल बनाने और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवाने में जुटे हुए हैं। कमेटी को इस बार मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसमें कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सांबा डिस्ट्रिक्ट, कुछ जम्मू के अधिकारी, हमारा टूरिज्म महकमा, हमारे DC साहब सांबा और जो भी हमारे अधिकारी हैं, ADC साहब, SDM साहब, तहसीलदार खासकर रामगढ़, कि वो बिल्कुल हमारे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और उनकी पूरी यहाँ पे जो भी हम मांग करते हैं वो पूरी मांग कर रहे हैं और उनकी बदौलत और हमारे इलाके की बदौलत मेला इस दफ़ा बहुत बढ़ चढ़ के होगा। ऐसा पहले मेले में होता था, मतलब उनका मतलब कोई इधर लंगर का, पानी का वगैरह, उनको किसी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो और ये जो मेला मेरे हिसाब से इस बार सबसे बड़ा मेला माना जाएगा, क्योंकि पिछले 2-3 साल से गया भी चल रहा है। तो इस बार जो मेला है काफ़ी मतलब ज़्यादा भीड़ में होगा। तो दूर दूर से लोग आएंगे जो पिछली बार रह चुके होंगे कुछ कोविड की वजह के डर से, तो
वो भी इस बार ज़्यादा आएंगे इस बार। सैकड़ों वर्षों से चर्म रोग से ग्रस्त लोगों के लिए बाबा चमलियाल का देवस्थान आस्था और रोग निवारण का केंद्र रहा है। इस आधुनिक युग में भी देश से ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश के लोगों में भी बाबा चमलियाल के इस देवस्थान से गहरी आस्था है। विजयपुर से वीडियो जर्नलिस्ट गुरदास के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने के साथ ही जम्मू में बिजली का संकट गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी से आम जनता बेहाल है और बिजली के लगातार लग रहे कट चले पर नमक का काम कर रहे हैं। बिजली की अघोषित कटौती को लेकर आज जम्मू के तालाब तिल्लो इलाके के लोगों ने प्रदर्शन कर जेपीडीसीएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों के मुताबिक एक और जेपीडीसीएल स्मार्ट मीटर लगा रही है और तो वहीं बदले में लोगों को बिजली कटौती सौगात में दे रही है। लोगों के मुताबिक जब भी वो अपनी परेशानी को लेकर जेपीडीसीएल के कार्यालय जाते हैं उन्हें वहां से भी मायूसी ही हाथ लगती है। हमारा एक ही मुद्दा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से पूरे जम्मू शहर के अंदर बिजली की इतनी दिक्कत है। बिजली कब आ रही है कब जा रही है किसी को कोई पता नहीं। पूरी रात बिजली नहीं आती है। दिन में बिजली 10 मिनट के लिए आ रही है तो 2 घंटे के लिए बंद है। घरों में जो बुजुर्ग हैं बच्चे हैं हर इंसान जो है वो परेशान हो गया है। बात करें तो करे किससे? बिजली के दफ्तर में जाओ वहाँ पे कोई नहीं मिलता, फील्ड में कोई नहीं दिखता। आज बिजली का जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ जो डेली वेजर है वो उन्हीं के सहारे चल रहा है। परमानेंट एम्प्लॉय तो कोई रात को दिखता ही नहीं। कारण ये है कि बिजली का ये जो सिस्टम है जो बिजली के ये जो कट लग रहे हैं और इस वक्त इतनी गर्मी के मौसम में ये बिल्कुल जो शट डाउन दे देते हैं। तो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और काम जो हो रहे हैं। इतनी गर्मी के मौसम में कोई किसी को शट डाउन नहीं देना चाहिए। लोगों को पूरी बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मेंटेनेंस है मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट जो है वो टोटल फेल हो चुका है। स्मार्ट सिटी के तहत ये इन्होंने काम लगाया हुआ है। अगर आप पूरे इंडिया की बात करो जहाँ भी मेट्रो सिटी होती है वहाँ पे बिजली का कट नहीं जाता। अगर ये हमारी यूटी को स्मार्ट सिटी के अंडर लाए हैं तो ये बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं लोगों को? आप कहते हो जी पहले गवर्नमेंट की ये थी कि लोग बिल नहीं देते। अब आप स्मार्ट सिटी जो 1000 रुपये बिल था वो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिल ले रहे हो। बिल लेने के बाद भी आप लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हो तो ये तो कंप्लीट फेलियर है। और अगर आपने पब्लिक डोमेन पे आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनका नंबर होना चाहिए। अगर आधी रात को किसी के घर में कोई मरीज है, अब आपको ये भी पता है कि कोविड के बाद हर किसी के घर में कोई बुजुर्ग को कोई ना कोई दिक्कत रहती है। अगर कोविड के बाद आप लोगों ने स्मार्ट सिटी को इसको बना रहे हैं तो इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन होना चाहिए और जो इसके पीछे कल्प्रिट है उसको सस्पेंड करना चाहिए। रिटायर्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वारियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जम्मू में आज एक बैठक कर सेवानिवृत्त अधिकारियों व जवानों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की और एसोसिएशन के प्रधान राम डोगरा की अगुवाई में आयोजित इस बैठक में 4 बड़े मुद्दों पर चर्चा कर इनके हल की रणनीति बनाई गई। रामलाल डोगरा ने बताया कि एसोसिएशन सेवानिवृत्त अधिकारियों व जवानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और हर एक समस्या को हल करने के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये जो सरकार की स्कीमें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स हैं, डिपार्टमेंट की हैं या स्टेट की भी हैं, वो उनको बेनिफिट पहुंचाना और वो इनको लाभ हो उसका, एक उस पर फिर काम करना और अगर जितना संभव कलेक्टिवली अगर कलेक्शन से हो सकता है वो भी किया जाए। दूसरा है इनका फाइनेंशियल पेंशन के मुद्दे लेके बहुत सारे डिस्प्यूट रह जाते हैं और टैक्सेशन में भी कोई दिक्कत आती है और खास करके विडोज़ की पेंशन को लेकर उसके ऊपर भी काम करने का है और वो भी हम काम करते हैं ताकि वो डिस्प्यूट भी सॉर्ट आउट सरकार तक लिए जा सके। अगला है विडोज़ का वेलफेयर और वो जो विडो हो जाती हैं उनका कोई देखभाल करने के लिए रहता नहीं है तो उनका की समस्या है जो भी आती है उनको विडोज़ को भी मोस्टली थ्रू NGO और कंट्रीब्यूटिव तरीके से ही होती है। और फिर आखिर में अभी जो हम जोड़ने जा रहे हैं बच्चों का वेलफेयर, उनके जो बच्चे हैं जो गाँव में रहते हैं वो थोड़ी सी सूचना का अभाव रह जाता है, उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है और उनकी नौकरी के लिए बड़ी दिक्कत आती है और एक करेक्ट जगह पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम ये करेंगे आने वाले समय में। मेरे जो सहयोगी हमारे जवाब साहब रिटायर हो गए हैं, ये इस मुद्दे को ज़्यादा काम करेंगे।
बुढ़ापा और विधवा पेंशन के मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के महिला विंग ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रही महिला विंग के अध्यक्ष पवनीत कौर ने सरकार पर बुजुर्गों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आर्थिक मदद हासिल करने के लिए पिछले 3-4 महीनों से ये वर्ग विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालयों के चक्कर काट रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया। पवनीत कौर ने सरकार से जगह जगह कैंप लगाकर बुजुर्गों की पेंशन की औपचारिकताएं पूरी करने की मांग की। आप देख सकते हो जो आज हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ है, जो एसी के रूमों में बैठ के एक ऑर्डर निकालते हैं। उसको ये नहीं पता कि मेरी अवाम कितना इस पे क्या करेगी, तंग होगी। आप देखो मेरा 50 साल का, 70 साल का, 80 साल का बुजुर्ग ये ऑफिसों के धक्के खा रहा है। 10 से 15 चक्कर उनको ऑफिसों के लगा रहे हैं सिर्फ एक पेंशन के लिए। क्यों नहीं ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए एक अवेयरनेस कैंप लगाती? क्यों नहीं इसमें आशा वर्कर, पंच, सरपंच, कॉर्पोरेटरों को यूज किया जाता है, घर घर जाके इनकी वेरिफिकेशन करवाई जाए। हाँ ठीक है, उनको लगता है कि कुछ लोग इस पे पेंशन के नाम पे घोटाला हो रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके लिए हमारी आम जनता को क्यों तंग किया जा रहा है? इस सरकार को जब लेना होता है, जब इस सरकार को लेना होता है उस पर कोई वेरिफिकेशन नहीं आएगी। चाहे उस पर स्मार्ट मीटर्स लगा लो, चाहे आप सिलेंडर के दाम कर लो, चाहे प्रॉपर्टी के टैक्स कर लो। इस सरकार को जब देना होता है इन्होंने उस पर क्या करनी होती है? वेरिफिकेशन पे वेरिफिकेशन करनी होती है। पुंछ कस्बे में चोरों को ना तो कानून का और ना ही खाकी का कोई भय है। बीती रात चोरों ने भैरव मंदिर के करीब स्थित एक ज्वेलरी शॉप में सेंध मारने का प्रयास किया और जब चोर दुकान के ताले तोड़ने का प्रयास कर रहे थे उसी समय पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंच गए और चोरों को दबोच लिया। जैसे ही पता लगा सर, हम वहाँ से आए यहाँ बाजार की तरफ, तो आगे पता लगा सीआरपीएफ के 3 जवान थे, साथ में पुलिस का 1 जवान था। उनकी वजह से सर ये चोरी रुकी है। अगर ये चौकी यहाँ पे नहीं होती तो वो चोर अपनी कामयाब हो गए थे, अपनी उन्होंने कर देनी थी, यहाँ पे ताले तोड़ देने थे। लगभग आधा ताला वो काट चुके थे और पूरी प्लानिंग के साथ है। गैस का सिलेंडर उन्होंने वहाँ पे लगाया था, गैस वेल्डिंग का जो सिलेंडर है पूरा 25 किलो का भरा हुआ सिलेंडर था। अगर यहाँ पर वो कामयाब हो जाते ताले काटने में, अंदर तिजोरी भी उन्होंने काट लेनी थी। तो सर ये काफ़ी ज़्यादा हमको ये हेल्प हो गई है, ये चौकी की वजह से, इसकी वजह से ये चोरी बच गई है। तकरीबन 1:30 बजे ये 1:45 बजे टाइम था। अब हर इंसान की नींद होती है, गहन नींद में इंसान होता है। तो मुझे रोहिणी का फ़ोन आया, प्रधान साहब आप कहाँ पर? मैंने कहा मैं सोया हूँ। मेरी दुकान पर जाओ, वहाँ पर देखो ये चोर ने चोरी करने के हादसा कितना किया। और मैं फटाफट उठा और यहाँ पर जब पहुँचा, यहाँ में पहुँचा तो यहाँ पर 2 सीआरपीएफ के जवान, 1 जेकेपी का जवान यही खड़े थे। तो जब देखा तो यहाँ भैरव मंदिर के पीछे 2 सिलेंडर, एक सिलेंडर जो 5 kg का बिल्कुल फ्रेश था, दूसरा जो सिलेंडर था वो यूज़ हुआ था, पाइप बिल्कुल फ्रेश थी और रेगुलेटर बिल्कुल फ्रेश था। चोरों ने चोरी कर पूरे 100% करनी थी। अगर उस वाहिगुरु की कृपा से अगर यहाँ पर चौकी न होती। भारी मुनाफे के चलते फूलों का उत्पादन आरिसपुरा के किसानों की पहली पसंद बन गया है। उत्पादन की नगद राशि मिलने और अन्य फसलों के मुकाबले में अधिक लाभ के कारण अब किसानों का रुझान फूलों के उत्पादन की ओर बढ़ गया है। किसानों के मुताबिक अन्य फसलों को तैयार होने में 3 से 4 महीनों का समय लगता है, लेकिन फूलों की पैदावार 45 दिनों में तैयार हो जाती है और इससे मुनाफा भी अधिक होता है। वहीं खेतीबाड़ी से जुड़े युवा किसानों ने कृषि व बागवानी विभाग से उन्हें कृषि की नई तकनीकों और सरकार की योजनाओं के प्रति समय पर जागरूक करने की मांग की, ताकि वो इनका लाभ ले सके। जिमीदारे को सब तो वधिया काम है। 45 दिन ये फसल तैयार हो जाती है। जिवें कणक मुंजी है वो 3-4 महीने लग जाते हैं। मेहनत की जरूर है, ये मार्जन भी है, पैसे भी हैं। ये भी मेहनत सारा टब्बर अस करने ये सारा सब साड़ा जो चलता। बाकी ये कि 50 रुपये 60 रुपये पहला जाते रहे ने, 50 रुपये लिफाफा भी दिता है, 10 रुपये किलो भी हूँ की हूँ ठीक है। 200-250 रेट भी है, मतलब बहुत अच्छा है लिफाफे का 5 किलो का। कितना फुल तो मंडी रोज भेज दो? जाने क्वांटल एक लिया, क्वांटल सवा क्वांटल रोज 20-25 लिफाफे 5-5 किलो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फ्लोरीकल्चर डिपार्टमेंट ये कहना चाहते हैं कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ।
उन्हें भी पता लगा, सानू भी स्कीमां पता लगा। हुण आह जमीन 'च काम करते रहने आ, साडे कोल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आएगा, सानू थोड़ा दसेगा इन्ना इन्ना ये स्कीम है, और आह स्कीम का थोड़ा फायदा लगे, सानू भी पता लगा। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।